जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि कंपनी अपने पोजीशन को रीऑर्गेनाइज करती है। रिकंस्ट्रक्ट, री मतलब होता है अगेन, दोबारा कोई चीज करना, कंस्ट्रक्ट मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूट करना, मतलब निर्माण करना। तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी का मतलब यही हुआ कि कंपनी जो है अपने फाइनेंशियल पोजीशन, जस्ट लाइक शेयर कैपिटल, फिक्टिशियस एसेट्स, टेंजिबल, इनटेंजिबल, करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटीज, ये सब में क्या करती है, मॉडिफिकेशंस करती है। मतलब अपने आप के जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसके वैल्यू को थोड़ा चेंज करती है। अब रिकंस्ट्रक्शन जो है कंपनी के दो प्रकार के, एक इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता है, एक आता है आपका एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है कि कंपनी जो है एक्सटर्नली उसका रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है ऑन इट्स लिक्विडेशन, कि कंपनी अपने आप को बंद करती है और एक नई कंपनी का निर्माण करती है, या एक कंपनी दूसरे कंपनी को परचेज कर लेती है, एक्वायर करती है, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। एक होता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, जहां पर दूसरी कंपनी का या न्यू कंपनी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। कंपनी अपनी ही पोजीशन को इंटरनली चेंज करती है, जिसमें कंपनी का कोई लिक्विडेशन नहीं होता है। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जो पोर्शन है जिसमें कंपनी का लिक्विडेशन नहीं होता है, कंपनी अपनी पोजीशन को चेंज करती है। जैसे हमने शेयर कैपिटल के फेस वैल्यू को चेंज कर दे, नया शेयर इशू कर दे, कंपनी के जो फिक्टिशियस एसेट्स है लाइक प्री-लिव्ड एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, डेबिट बैलेंस और पीएल, ये सब जो आइटम्स है उसको राइट ऑफ कर ले। गुडविल जो बैलेंस शीट में अपीयर उसको राइट ऑफ कर ले, एसेट्स को रीवैल्यू कर ले, उससे लॉस आएगी। और जो हम अपने शेयर कैपिटल को घटा रहे हैं, फेस वैल्यू को घटा रहे हैं, वहाँ जो कैपिटल डिस्कस का पैसा आ रहा है, कैपिटल रिडक्शन का पैसा आता है, उससे उसको एडजस्ट कर ले। तो ये जो सिचुएशन, ये जो प्रोसेस है वो कहलाता है कंपनी का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। हमारा जो चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर रिकंस्ट्रक्शन, जो हम इसमें दोनों रिकंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, कि अपनी पोजीशन कंपनी कैसे चेंज करती है। ठीक है, तो ऐसा लिखिए इसके बारे में। रिकंस्ट्रक्शन is a process where a company reorganize that financial position by way of alteration or modification in assets, share capital, and liabilities. Reconstruction involves the financial debt structure of a company either by
liquidation or without liquidation. In reconstruction, a company generate the fund reduce the share capital write off the fictitious assets, revalue the assets, etc. The concept of reconstruction involves alteration or modification of financial data or position. There are two types of reconstruction. Number one, internal reconstruction. Number two, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन. ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें कॉन्सेप्ट बहुत अप्लाई होने वाला है. सीधा सपाट क्वेश्चन नहीं आएगा, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा इसमें. ठीक है. स्वयं नहीं आता है. बात होती है क्या आप लोगों को? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन. हाँ, कॉलेज जाता हो कहीं से? हम कॉलेज किससे? इंटरनल reconstruction means alteration or modification of share capital
assets by a company internally without its liquidation. There is no involvement of new company or external company external reconstruction external reconstruction is a process where a company goes into liquidation and its business acquired by a new or another company. कंपनी उसका हम लोग कंपनी सीखेंगे क्या बोलते हैं रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस है जब प्रोसेस मेरा कंपनी रीऑर्गेनाइज मतलब अगेन ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल पोजीशन तो कंपनी अपना जो बैलेंस शीट है उससे जो एसेट्स लेती है कैपिटल है उसमें चेंज करके बाय वे ऑफ ऑल्टरेशन और मॉडिफिकेशन इन एसेट्स शेयर कैपिटल एंड लायबिलिटीज रिकंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व्स द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के स्पेलिंग लेते हैं ना आप लोग ये लिख लिया क्या नो सर structure of a company either by liquidation or without liquidation अब यहाँ पर कंपनी रिकंस्ट्रक्ट कैसे कर सकती है या तो कंपनी अपने आप को बंद कर लेगी और जब कंपनी बंद करेगी यानी कंपनी लिक्विडेट हो जाएगा तो कहने के दूसरा कंपनी फॉर्म होगा या दूसरी कंपनी उसको खरीद लेगी आप किसी कंपनी को खरीद रहे हैं तो वो अपना बंद करेगा ना अपना बिजनेस अपना बुक्स और अकाउंट बंद करेगा तो वो लिक्विडेट होगा ठीक है ना तो जब हम लिक्विडेशन के प्रोसेस से रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो वो कहलाता है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्या कहलाता है एक्सटर्नल जहां बाहर की कंपनी का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है और विदाउट लिक्विडेशन में क्या मतलब हुआ कि कंपनी इंटरनली ही अपने बिजनेस को मैनेज ये कर रही है रिकंस्ट्रक्ट कर रही है अपने शेयर कैपिटल को कम कर रही है अपने एसेट्स को रीवैल्यू कर रही है जो फिक्स्ड एसेट्स उसको राइट ऑफ कर रही है तो दिस इज कॉल्ड द विदाउट लिक्विडेशन इसको कहते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या कहते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कोई दिक्कत नहीं है इन रिकंस्ट्रक्शन अ कंपनी जनरेट the fund or reduce the share capital right of the fictitious assets or revalue the assets of the company etc. The concept of reconstruction involves
ऑल्टरेशन मॉडिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल डेटा और फाइनेंशियल पोजीशन, जो बैलेंस शीट में जो डेटा है, जो न्यूमेरिक डेटा है उसको। There are two types of reconciliation, internal और external। इंटरनल में विदाउट लिक्विडेशन के विद लिक्विडेशन होगा। किसमें लिक्विडेशन होना है? इंटरनल में कि एक्सटर्नल में? एक्सटर्नल में। इसमें लिक्विडेट कंपनी नहीं है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या है? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मींस ऑल्टरेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल एसेट्स बाय अ कंपनी इंटरनली विदाउट इट्स लिक्विडेशन। There is no involvement of new company और external company। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन जस्ट इसका अपोजिट है, उसमें भी कंपनी अपना बिजनेस को बंद करेगी, बाहर कंपनी का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन इज अ प्रोसेस वेयर अ कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन एंड इट्स बिजनेस एक्वायर्ड बाय न्यू और अनदर कंपनी। कोई दिक्कत नहीं है, अब समझिए। जैसे यहां पर है ABC लिमिटेड, ठीक है। ABC लिमिटेड में शेयर कैपिटल है 10 लाख शेयर्स और यहां वैल्यू है 1000 ज्यादा हो गया क्या? 100 करोड़ वैल्यू कितना है? अब मुझे बताओ इस कंपनी के शेयर का फेस वैल्यू क्या होगा? कंपनी के शेयर का फेस वैल्यू कितना होगा? 10 लाख शेयर है ना, सॉरी कितना शेयर है? 10 लाख शेयर है, तो 10 लाख शेयर है और उसका वैल्यू है 100 करोड़। 10 लाख शेयर का वैल्यू कितना है? 100 करोड़। तो इसका फेस वैल्यू कितना होगा? निकालिए, बताइए क्या करेंगे आप? डिवाइड करेंगे, डिवाइड करिए। 10,000 आएगा। कैसे 10,000 आएगा? आप दिमाग लगाओ। 10 लाख शेयर है 100। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या करिएगा? निकालिएगा ना फेस वैल्यू। कितना आएगा आप लोग बताइए। सीधे तुम भी बताओ, सुनना नहीं है, बताना है। तुम बताओ कैसे आया? 100 करोड़ लिखने आता है? कितना जीरो होगा 100 करोड़ पे बताइए? बताओ 100 करोड़ कितना होगा? कितना अरब हुआ? 100 करोड़ कितना अरब? कितना अरब हुआ? 1 अरब हुआ। अब 1 अरब आप भी करते हो, लिख लो, लिख लेंगे। हाँ, यानी 9 जीरो होगा 100 करोड़ पे। लिखिए, चेक करिए। अब कैसे निकलेगा 100 करोड़? क्या 100 करोड़ पड़ गया? हाँ, पड़ गया नहीं पूरा। डिवाइडेड बाय कितना शेयर है? अब सारा जीरो काउंट कर दो। कितना का फेस वैल्यू? 1000 पर शेयर। बहुत ज्यादा है बट चलो ठीक है। अब ABC लिमिटेड डिसाइडेड to reduce its
फेस वैल्यू ऑफ शेयर बाय 500%। अब समझिए, एबीसी लिमिटेड के शेयर का फेस वैल्यू कितना है? एक शेयर का दाम 1000 है। एबीसी लिमिटेड डिसाइड, देखो एक चीज ध्यान रखिएगा, रिड्यूस बाय और रिड्यूस टू अगर लिखा रहे तो दोनों में अंतर होता है। रिड्यूस बाय का मतलब होता है उतना से घट गया, और रिड्यूस टू का मतलब होता है उतना घटकर उतना हो गया। टू मतलब तक, बाय मतलब से, ठीक ना, ऐसे पॉइंट मिलेंगे। तो यहाँ लिखा रिड्यूस इट्स फेस वैल्यू ऑफ शेयर, यहाँ क्या लिखा हुआ है? बाय, तो रिड्यूस बाय 500%। अगर रिड्यूस टू भी 500 होता है तो सिंपल होता है कि ये 500 हो जाए। अब मुझे बताइए कि इसका न्यू फेस वैल्यू कितना होगा इसका शेयर का? 1000 पहले था, कितना से घटा रहे हैं? तो न्यू फेस वैल्यू कितना हो जाएगा? 500। तो न्यू शेयर कैपिटल कितना होगा? 10 लाख शेयर है इनटू कितना हो जाएगा? 50 करोड़ आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए 50 करोड़ हो गया तो 50 करोड़ कहां गया? ये भी तो देखना पड़ेगा ना। अब 50 करोड़ जो जाएगा उसको कहेंगे कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन। या इसी का एक और नाम है कैपिटल रिडक्शन। और इसमें कितना पैसा चला गया? जितना से वो 50 करोड़ से घटा, ठीक है। अब ये कंपनी जो कर रही है 50 करोड़ का यहाँ पर आ चुका है, तो ये कहने की कंपनी के लिए बेनिफिट है। कंपनी के लिए क्या है? बेनिफिट है, क्योंकि हम अब शेयर होल्डर की मेरी जो मतलब शेयर होल्डर के लिए मेरी लायबिलिटी 50 करोड़ ही, पहले 100 करोड़ की थी। हम 100 करोड़ का डिविडेंड दे सकते थे, या पैसा देना था 100 करोड़ देते थे शेयर होल्डर का। लेकिन अब कितना देना है? 50 करोड़। तो 50 करोड़ क्या है? बेनिफिट हो गया। अब कंपनी के मान लो फिक्टिशियस एसेट्स है, फिक्टिशियस छोड़ दो। कंपनी का मान लो कि मशीनरी है, क्या है? मान लो मशीनरी है 10 करोड़ का। कंपनी बोलता है कि इसको हम ना डेप्रिसिएट करेंगे। क्या करेंगे? डेप्रिसिएट करेंगे बाय 20%। तो 10 करोड़ का 20% कितना होता है? 2 करोड़। तो 2 करोड़ मशीन को घटाएंगे तो हमारे लिए लॉस की प्रॉफिट है? लॉस है, ऑब्वियसली लॉस है। मान लो कि कंपनी का गुडविल है, मान लो 5 करोड़ है, कंपनी बोलता है इसको खत्म कर दो, ये भी लॉस हो जाएगा। कंपनी का मान लो कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है, मान लो कि 50 लाख का ये है, ये भी कंपनी खत्म करेगी, ये भी कंपनी के लिए क्या है? लॉस है। अब बताइए ये कंपनी जो सारा प्रोसेस कर रही है, इसमें क्या नया कंपनी का फॉर्मेशन हो रहा है? क्या कंपनी बंद हो रही है? बोलो ना हाँ या ना। नहीं ना। अब जब ये सारा प्रोसेस हो रहा है तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? बोलो बोलो। क्या हुआ? हाँ? है ना? अच्छा, इंटरनल भी सकते हैं रिकंस्ट्रक्शन। तो ये प्रोसेस कहलाएगा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। मतलब सिंपल सी बात है कि ऐसे सिचुएशन मिलेंगे, मतलब इस टॉपिक के सवाल आएंगे तो कंपनी का ये सिचुएशन तो ऐसे से कर रही है, घटा रही, बढ़ा रही, व्हाटएवर जो भी है, तो कंपनी विद इन द मैनेजमेंट, बिना अपने बंद किए हुए जो काम कर रही है उसको बोलते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। कोई सुना ही है?
चलिए हाँ, अब इसे मान लो, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ABC लिमिटेड, ठीक है। पंखा नहीं चलेगा, तो ABC लिमिटेड है, क्या है बोलो ना। ऐसे जाने कौन कंपनी है, प्राइवेट है कि ओबीसी है? वाह, वेरी गुड। हमको लगा कि प्राइवेट ओबीसी में फंस जाता है। चलिए, पब्लिक कंपनी है। अब मान लीजिए यहाँ पर है ABC लिमिटेड और यहाँ है सपोज करिए XYZ लिमिटेड। कोई कंपनी अपने आप को कब बेचती है या कोई कंपनी लिक्विडेट कब होती है? जब स्थिति, उसका फाइनेंशियल स्थिति क्या है, खराब है। तो इसका फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, बैड फाइनेंशियल पोजीशन है। बैड फाइनेंशियल पोजीशन है। अब ये कंपनी जो है, मतलब ये कंपनी इसके पास जा रही है, भाई मेरे को खरीद लो, क्या कर लो? तो XYZ ने क्या किया, एक्वायर। एक्वायर मतलब क्या होता है? परचेज करना। बहुत अच्छा जवाब निकाला, परचेज। एक्वायर द बिजनेस ऑफ ABC लिमिटेड, एक्वायर द बिजनेस ऑफ। अब इसका जो एसेट्स होगा, इसका जो शेयर कैपिटल या शेयर होल्डर होगा, इसका जो लाइबिलिटीज होगा, वो किसका हो जाएगा? XYZ लिमिटेड का। तो यहां पर ABC लिमिटेड अपने आप को बेच रही है ना, ये कहलाएगा ओल्ड कंपनी। क्या कहलाएगा? ओल्ड कंपनी, या इसी को बोलेंगे वेंडर कंपनी। कल बताए थे वेंडर, कुछ कल कब बताए थे? इंटरेस्ट ऑफ वेंडर याद होगा कल सर वो। हाँ, वेंडर मतलब क्या होता है, कल बताया था। सेलर, वेंडर मतलब क्या होता है? सेलर। तो सेल करने वाला कौन है? ABC लिमिटेड, सेलिंग कंपनी। कोई दिक्कत नहीं है, या इसी को बोलेंगे सेलिंग कंपनी। आइडेंटिफिकेशन करना समझ लीजिएगा, बिना आइडेंटिफिकेशन का कौन सा क्वेश्चन बनाइए, हमारे क्वेश्चन पर बना लिया, पता नहीं क्या है। ये है XYZ लिमिटेड, ये कौन कंपनी कहलाएगा? न्यू कंपनी या परचेजिंग कंपनी कह सकते हैं। परचेज कौन किया है? अब बताइए, ABC लिमिटेड का जो शेयर होल्डर होगा वो बाय डिफॉल्ट किसका शेयर होल्डर बन जाएगा? जैसा भी क्या हुआ ना, ये रिलायंस अपनी कंपनी का डीमर्जर किया। क्या किया? डीमर्जर भी एक रिकंस्ट्रक्शन का ही प्रोसेस कहलाता है। डीमर्जर भी क्या कहलाता है? रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस। तो वो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज से एक अलग कंपनी बन चुकी है, जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। अब वहां पर क्या कहानी था कि जितना रिलायंस का जो शेयर लिए हुआ है उतना ही बाय डिफॉल्ट फ्री में मिल जाएगा जियो का शेयर। अब मालिक की कोई किसी के पास रिलायंस का 100 शेयर होगा,
तो रिलायंस का 100 शेयर होगा तो ऑटोमेटिकली जब जियो बना तो जियो का 100 शेयर आ गया, जिसका पैसा उसको देना नहीं पड़ा। जियो का शेयर का जो प्राइस है वो उसको मिल गया, अब वो कभी भी बेच सकता है। तो बोले तो फायदा है सर, ऐसा नहीं है। होता क्या है ना, जब हम कंपनी से एक छोटा सा कंपनी निकालते हैं तो उसका वैल्यू भी तो निकल जाता है, और जब वैल्यू निकला तो ऑटोमेटिकली इसका शेयर प्राइस क्या हो गया, कम जाएगा। उसी प्रकार मैंने कल बताया था वेदांता लिमिटेड का, कि वेदांता लिमिटेड से 5 नई कंपनी का निर्माण होगी और टोटल कंपनी बन जाएंगे 6। अब वेदांता कंपनी का अगर किसी का 100 शेयर है तो बाय डिफॉल्ट उसका टोटल शेयर 600 हो जाएंगे। बोलिएगा कैसे सर? हर उसमें क्या, उसका भी डिस्क्लेमर यही है कि हर एक के बदले में हर कंपनी में एक शेयर मिल जाएगा। मतलब कि वेदांता एक कंपनी है, इसमें आपके 1 शेयर है, अब इससे 5 शेयर कंपनी बन गए तो इसमें भी 1 शेयर, 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 तो 1 के 5 तो टोटल कितने 100। और अगर 100 शेयर है तो 600 शेयर हो जाएंगे, तो बोले तो राजा हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, जो वेदांता के शेयर प्राइस का जो शेयर प्राइस है, शेयर का जो प्राइस है ऑटोमेटिकली क्या होगा, अब बढ़ जाएगा ना। वैल्यू जैसे जैसे कंपनी में जा रहा है ऑटोमेटिकली प्राइस घट रहा है। हाँ, लेकिन अल्टीमेटली फ्यूचर में बहुत फायदा होगा जिसका वेदांता का शेयर। इसमें देखिएगा वेदांता का शेयर प्राइस 2 दिन से बढ़ रहा है। जिस दिन डिसीजन आया उस दिन 10% नहीं, आई थिंक 7% क्या 7% बढ़ा था, कल 4% बढ़ गया। आज देखिए क्या होता है, आज वो बढ़ जाएगा। यानी बढ़ता क्यों, क्योंकि लोग बाय करना चाह रहे हैं, कि बाय करके रख लेते हैं कि हमको भी 5 शेयर एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ये जो प्रोसेस कहला रहा है जो वेदांता की कर रही है या जियो ने, रिलायंस जियो ने किया, दैट वाज द एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल। ठीक है, चलिए तो यहां पर न्यू कंपनी का निर्माण हुआ। तो ये जो प्रोसेस हो गया, क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, क्लियर है? ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इसमें ठीक है तो बताओ, हाँ नहीं ठीक है। तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग सिचुएशन समझ लेते हैं, ठीक है ना। जैसे देखो, अच्छा डेबिट क्रेडिट का रूल पता है ना, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट पता है सबको? सन्नाटा क्यों है भाई? हाँ वही बोला, हम लोग डर जाते हैं क्या, नया कोई कॉन्सेप्ट है क्या? रूल्स ऑफ डेबिट, शुरुआत किससे करें? एक ट्रेडिशनल अप्रोच होता है, याद है? यस, ट्रेडिशनल अप्रोच, जिसको गोल्डन रूल्स भी बोलते थे। चलिए तो आप शुरुआत हम करते हैं नीभा से। बताओ नीभा, पर्सनल अकाउंट के क्या रूल है? डेबिट का क्रेडिट? क्या बात है भाई, तो पूरा पोडियम घबरा गया। डेबिट का
रिसीवर। पता है जब आप लोगों को छोटा मोटा मान जैसे आप कहीं जाते हैं जब इंटरव्यू सब पूछ देगा, ये सब पूछ सकता है। एकदम पूछ सकता है, मुझे सब तो आता ही है, फिर भी पूछ सकता है, लेकिन ऐसे नहीं पूछा था, हम आगे पूछ सकता है। ये सिचुएशन बताइए कौन सा लोग बताइए। चलिए कृति, रियल अकाउंट का रूल बोलो। डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। वेरी गुड। डेबिट व्हाट? पता है सर, ये भूल गई थी, हम पता है। कम्स इन, क्रेडिट व्हाट? बोले भूल। चलिए अब कौन है? निधि, बताओ तो पूरा। Debit all expenses and loss, credit or income and gains. बहुत ही अच्छा जवाब आया। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अच्छा ये बताओ, एक का मॉडर्न अप्रोच याद है? मॉडर्न अप्रोच का दो और नाम है, अमेरिकन अप्रोच या अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। चलो अब कौन है? अनीशा। क्या अनीशा, तो गायब हो जाते बोलकर, हम तुम्हारा इंतजार करते रह जाते हैं। सर ट्रेन ही लेट हो गया तो क्या करें उसमें? देरी देरी। चलिए देरी तो पहले तो अपना नंबर चेंज क्या करते हो, हमेशा लेफ्ट कर देते हो। बताओ मॉडर्न अप्रोच में अगर एसेट्स, अनीशा बताना, इंक्रीज होगा तो क्या करेंगे? फीस वाला डेबिट। बहुत ही अच्छा जवाब आया। अब बताओ सृजन, लाइबिलिटीज अगर इंक्रीज हुआ तो क्या करेंगे? बहुत ही अच्छा। सत्यम बताइए, अगर एसेट्स डिक्रीज किया तो क्रेडिट। वैभव, लाइबिलिटी डिक्रीज किया तो? चलिए ठीक है, तो कॉन्सेप्ट लिख देंगे तो आपको ध्यान रखो। अब ये हम क्यों लिख रहे हैं? तो टाइम पास के लिए, ऐसा नहीं है, इसलिए लिखे हैं क्योंकि आपको ये यूज करना है कि डेबिट के, बेटा बताइए कि डेबिट क्रेडिट का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि क्योंकि अब जो अकाउंटिंग सीखने वाले इसमें से, तो इसमें आपको ना ये करना पड़ेगा डेबिट एंड क्रेडिट। मान लो कि एसेट घट रहा है तो क्या करेंगे? और ध्यान रखिएगा, जो भी आप अकाउंटिंग करते हैं तो एक कॉन्सेप्ट पे बेस है, एक अकाउंटिंग पूरा कॉन्सेप्ट पे बेस है। याद है उस कॉन्सेप्ट का नाम? अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन क्या होगा इसको? बेस्ड ऑन किस कॉन्सेप्ट बेस्ड है पता है? डबल एंट्री। याद है डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है? जानते हैं डबल एंट्री सिस्टम? पता है बेटा? ये कहता है कोई भी ट्रांजैक्शन, एवरी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स हैज इट्स टू इम्पैक्ट्स। कितने इम्पैक्ट होंगे? तो क्या क्या? अगर कोई अकाउंट डेबिट हो रहा है तो उसी ट्रांजैक्शन दूसरा अकाउंट क्या होगा? जानते हैं ना, ये सब डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि कंपनी का शेयर है 10,000। कंपनी का शेयर कितना है? फेस वैल्यू है
100 पर शेयर। ठीक है, तो यहां पर कंपनी का शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा? बताइए, इजी है। कंपनी का शेयर कितना है और एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है, तो कंपनी का शेयर कैपिटल कितना होगा? हम लोग बहुत धीरे हो जाते हैं। 10 लाख हो जाएगा। कितना जाएगा? 10 लाख। अब कंपनी क्या कर रही है? reduce the share price by ₹3%। कंपनी अपना शेयर प्राइस कितना से रिड्यूस कर रही है? तो बताइए रिडक्शन कितना से होगा? 3 गुने। समझ में आ रही है? एक शेयर को कितना से कम कर रही है? एक शेयर कंपनी का कितना शेयर टोटल है, तो कितना रिडक्शन टोटल हो जाएगा? 30,000। तो अब बताइए न्यू शेयर कैपिटल का वैल्यू कितना होगा? न्यू शेयर कैपिटल वैल्यू कितना होगा? एक शेयर के नाम 7 हो जाएगा। और कितना वैल्यू है? सॉरी शेयर है, कितना वैल्यू हो जाएगा? नहीं हम गलत कर दिए क्या? हाँ, वैसे कुछ को बढ़ा लेते हैं। अच्छा 3 है तो वो भी हो सकता था, कोई इशू नहीं है। 97 हो जाता है। चले 30, यहाँ पर 3 लाख या 30। क्लियर है? हम क्या किए समझ में आ गया ना? हम एक गलती की तो उसको सुधार कर दिए। ठीक है ना? यहाँ पर 70 हो जाएगा। कितना वैल्यू हो गया? 7 लाख। ओल्ड शेयर कैपिटल कितना होगा? ओल्ड शेयर कैपिटल 100 वाला था, 10 लाख। बोलो हाँ या ना? अब 3 लाख कहां जाएगा? कैपिटल रिड्यूस किए ना, जाएगा कैपिटल रिडक्शन, एक अकाउंट बन जाएगा। कितना? 30 गुने 3 लाख। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, समझ गए? ओल्ड शेयर कैपिटल खत्म हो रहा है, ओल्ड खत्म हो रहा है, क्या बन रहा है इसकी जगह पर? नया अवतार हो रहा है। अब बताइए जब ओल्ड खत्म हो रहा है तो ओल्ड वाले को डेबिट करेंगे क्रेडिट करेंगे? ये ओल्ड वाला खत्म हो रहा है ना, तो जब शेयर कैपिटल घटता है तो डेबिट करते हैं क्रेडिट करते हैं? ऑब्वियसली लायबिलिटी घटता है तो क्या करते हैं? अरे भाई क्या दिमाग ज्यादा लगा रहा है, ज्यादा बस दिमाग लगाना। शेयर कैपिटल घटेगा तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। न्यू बढ़ा तो क्या करेंगे इसको? और क्या जब हम शेयर कैपिटल घटा है, लायबिलिटी घटा तो ये क्या है? बेनिफिट है। इसको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। नहीं समझे क्या? हमारा ओल्ड वाला कैंसिल, देखो यहां पर क्या ना कि हम इसको कैंसिल करके हम एक नया बना दिए 70 वाला। तो ये मेरा खत्म हो गया, तो ये खत्म हो गया तो डेबिट करेंगे क्योंकि इसका क्रेडिट बैलेंस है। और इसके जब नया बन गया ये वाला, तो 70 वाला बन गया तो क्रेडिट हो जाएगा। और इस दोनों के कारण एक इंपैक्ट पड़ा कि कैपिटल रिडक्शन में 30 रुपया चला गया। जो खरीदिए क्या है? अब बेनिफिट है तो क्या कर दिए? क्रेडिट कर दिए। अब इसका सब हम अकाउंटिंग करें यानी जर्नल एंट्री करें, तो जर्नल एंट्री क्या बनेगा? ओल्ड शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर लेंगे। ओल्ड शेयर कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे बेटा? डेबिट। कितना रुपया? 10 लाख रुपया। 2 न्यू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये कितना रुपया करेंगे? 2 कैपिटल, इसका एक और नाम है जस्ट पता है? वेरी गुड, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। ये कितना आएगा? ऐसे हम लोगों को अकाउंटिंग बहुत सारे सीखने हैं। समझ गए? ये सब तो लिखे नहीं होंगे। कितना छूट गया है? बहुत से ये सब लिख लिए थे। एक्सटर्नल के बाद अच्छा यहाँ से
ठीक है, तो भेज देंगे हम। ओके, लास्ट टाइम यानी अभी तक 2 क्लास चला है ना इसका, Yes. एक छोटा सा क्लास है, कंप्लीट क्लास अकाउंटिंग फॉर रिकंस्ट्रक्शन। तो रिकंस्ट्रक्शन जो है 2 प्रकार से होते हैं, एक इंटरनली और एक एक्सटर्नली। इंटरनली जो रिकंस्ट्रक्शन होता है वहां पर कंपनी अपना शेयर कैपिटल जो है ऑल्टर करती है और शेयर कैपिटल को रिड्यूस करती है। कैपिटल को रिड्यूस करने का पर्पस ये होता है कि वहां से पैसे लेकर हम जो फिक्टिशियस एसेट्स है, जो भी डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल है या एसेट्स का जो रियल वैल्यू लाना है घटा हुआ है, उसको एडजस्ट करते हैं, यानी राइट ऑफ द फिक्टिशियस एसेट्स। एक था आपका एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि एक्सटर्नल कंपनी यानी कोई न्यू कंपनी जो है वो आती है और ओल्ड कंपनी को बाई करती है। रिकंस्ट्रक्शन बहुत सारे प्रोसेस है, जैसे मर्जर हो सकता है, डी मर्जर हो सकता है, एक्विजिशन हो सकता है, एब्जॉर्प्शन हो सकता है या अमलगमेशन हो सकता है। ये रिकंस्ट्रक्शन की कहानी है। हम लोग को अकाउंटिंग जो सीखना है अभी वो है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में क्या हो रहा है कि कंपनी इंटरनली ही अपने फाइनेंशियल पोजीशन को रिकंस्ट्रक्ट कर रही है। और कंपनी का रिकंस्ट्रक्शन का मतलब हुआ कि फाइनेंशियल पोजीशन को रिकंस्ट्रक्ट करना। एम्प्लॉय का आना जाना वो रिकंस्ट्रक्शन नहीं कहलाएगा, नया ब्रांच खुलना रिकंस्ट्रक्शन नहीं कहलाएगा। हाँ, उस ब्रांच खुलने से जो एसेट लायबिलिटी पर फर्क पड़ेंगे उसका हम क्या करेंगे, रीऑर्गेनाइजेशन करते हैं। हम लोग कल थोड़ा सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट को रिवाइज किए थे, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो ट्रेडिशनल अप्रोच से रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट आपको पता है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है। मॉडर्न अप्रोच का ही 2 और नाम है, अमेरिकन अप्रोच और अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, जहां पर हम जानते हैं कि एसेट्स अगर इंक्रीज करता है तो डेबिट करते हैं एंड एसेट्स डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट करेंगे। सिमिलरली लायबिलिटी इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट करेंगे, लायबिलिटी डिक्रीज करेगा तो डेबिट करेंगे। अकाउंटिंग जो है हम जानते हैं कि बेस्ड है डब्ल्यूटी सिस्टम पे। डब्ल्यूटी सिस्टम का मतलब है कोई भी ट्रांजैक्शन इवेंट होगा इसका 2 इंपैक्ट पड़ेगा, डेबिट एंड क्रेडिट। अब हमने कल एक एग्जांपल देखा कि क्यों कोई कंपनी है जिसके नंबर ऑफ शेयर्स है 10,000। कंपनी है जिसके नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 10,000, फेस वैल्यू है 100 पर शेयर, तो उसका शेयर कैपिटल कितना हो गया 10 लाख। अब कंपनी का एक डिसीजन आता है कि रिड्यूस द शेयर कैपिटल प्राइस बाय 30 रुपीज पर शेयर, यानी जो कंपनी के शेयर का प्राइस 100 है उसको 30 से कम करेंगे। अब 30 से कम करेंगे इसका मतलब उसको नया प्राइस कितना रखेंगे 70 रखेंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ पर कैपिटल रिडक्शन हुआ है। क्या हुआ है, कैपिटल रिडक्शन। अब कैपिटल रिडक्शन 1 शेयर पे कितना हुआ है 30 रुपया, तो 10 शेयर पे कितना हो गया 3 लाख रुपीज रिडक्शन चला गया। इसका हम क्या एक स्टेटमेंट देखते हैं, हमारा न्यू शेयर कैपिटल बनेगा 100 वाला हो गया कितना 70, न्यू बन गया 70, 7 लाख बन गया। ओल्ड वाला कितना था 100 गुने 10 लाख और कैपिटल रिडक्शन कितना चलेगा 3 गुने 10 3 लाख हो गया। हम जब इसका अकाउंटिंग की बात करते हैं तो ऑब्वियसली ओल्ड वाला को खत्म कर रहे हैं तो उसको डेबिट करेंगे, न्यू क्रिएट हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे। और यहाँ कैपिटल रिडक्शन एक से बेनिफिट है। कैपिटल रिडक्शन क्या है, बेनिफिट है। किसके लिए बेनिफिट है, कंपनी के लिए, तो वो कैपिटल प्रॉफिट है एंड दैट बेनिफिट विल बी क्रेडिटेड। अब इसी बेनिफिट को जो ये 3 लाख रुपए कैपिटलाइजेशन में जो बेनिफिट आया, इसी बेनिफिट को हम यूज करते हैं टू राइट ऑफ द फिक्टिशियस एसेट्स, क्योंकि उसका बैलेंस डेबिट होता है, इसका बैलेंस क्या होता है क्रेडिट होता है, तो इसी को खत्म करने की। इसके बाद अगर कैपिटल रिडक्शन में कोई बैलेंस बच जाता है, कैपिटल रिडक्शन में कोई बैलेंस अगर बच गया, मान लो कि 3 लाख रुपए राइट ऑफ कर 2.5 लाख की है, तो कितना फिलहाल बचा हुआ है 50,000, तो वो कैपिटल रिडक्शन का जो क्रेडिट बैलेंस जो बच गया है उसको ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में। कोई भी कैपिटल प्रॉफिट ट्रांसफर कहाँ होता है, कैपिटल रिजर्व में। लास्ट चैप्टर भी आपने यही पढ़ा था कि प्री इनकॉर्पोरेशन का जो प्रॉफिट है वो कैपिटल प्रॉफिट है, उसको ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व में। जब हम फॉरफिटेड शेयर को रीइशू करते थे और फॉरफिटेड शेयर को रीइशू करने से वहां जो बेनिफिट आता था वो भी कहाँ ट्रांसफर होता था, कैपिटल रिजर्व में। दूसरा, किसी बिजनेस को जब एक्वायर करते थे या इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश,
जहाँ नेट एसेट्स ज़्यादा होता था परचेज कंसिडरेशन से, यानी हमको ज़्यादा मिला, हमने कम पे किया, तो वो बेनिफिट भी कैपिटल प्रॉफिट होता है। आउटसोर्स ट्रांसफर कहाँ करते हैं? कैपिटल रिजर्व। तो एनी कैपिटल प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल प्रॉफिट कैपिटल एसेट्स के बेचने या खरीदने से होता है, जिसपे हम कोई बिजनेस ऑपरेशन नहीं करते हैं। यहाँ जो कैपिटल रिडक्शन हो रहा है, कंपनी जो शेयर कैपिटल को कम कर रही है, ये कंपनी का बिजनेस ऑपरेशन नहीं है। बिजनेस ऑपरेशन से जो डेली एक्टिविटी से जो प्रॉफिट होता है, दैट विल नॉट बी द कैपिटल प्रॉफिट। वो प्रॉफिट क्या कहलाएगा? रेवेन्यू प्रॉफिट। वो क्या कहलाता है? रेवेन्यू प्रॉफिट, जो एसपीएल में रहता है। और एसपीएल के पैसे को हम रिजर्व फंड या जनरल रिजर्व डालते हैं। तो जनरल रिजर्व जो होता है वो रेवेन्यू प्रॉफिट का पार्ट होता है। कैपिटल रिजर्व जो होता है वो कैपिटल प्रॉफिट का पार्ट होता है। कोई दिक्कत नहीं। हम अगर इसकी जर्नल एंट्री को चेक करें तो वो इसका एंट्री क्या हुआ? ओल्ड शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 लाख टू न्यू शेयर कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल रिडक्शन। इसका एक ऑल्टरनेटिव एंट्री भी बन सकता है। ऑल्टरनेटिव एंट्री क्या बन सकता है कि सर हम शेयर कैपिटल का एंट्री नहीं करते। जैसे हमारा शेयर कैपिटल कितना से घट रहा है क्या? 3 लाख से। तो हम क्या ओल्ड और न्यू की जगह पर सीधा कर देंगे 3 लाख से शेयर कैपिटल घटा तो डेबिट होगा, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर लेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर लेंगे टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। क्या कर लेंगे? क्रेडिट कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। यानी हम ओल्ड और न्यू नहीं, बस इसका डिफरेंस जो बैलेंस है, यानी 3 लाख से घटा 3 लाख वाली एंट्री कर लेंगे। कितना से घटा? 3 लाख से, तो हम 3 लाख वाली एंट्री कर लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है? क्लियर है? चलिए अब देखिए, कैपिटल रिडक्शन और आज का लेक्चर 3 होगा ना? L3 कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन लिखेंगे। It is the reduction in share capital by company to write off fictitious assets and any types of losses. For capital reduction, company must follow the provision of capital reduction must be mentioned in AOA। इसका फुल फॉर्म क्या है? ये मेंशन होना चाहिए। AO में मेंशन करना पड़ेगा कि आपको कैपिटल रिडक्शन करना है। दूसरा, कंपनी मस्ट पास स्पेशल रिजोल्यूशन। याद है बोनस के लिए भी सब होता था।
company file the document with tribunal. Accounting entries. When share capital of company reduce इसका एंट्री होगा ओल्ड शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू शेयर कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. When any liability waive of claim. अच्छा ये बताइए सेकेंड पॉइंट जो है, फर्स्ट पॉइंट का एंट्री समझ गए ना. फर्स्ट पॉइंट भी समझाए थे कि अगर हमारा शेयर कैपिटल घटना है तो ओल्ड वाले को डेबिट कर लीजिए, न्यू जितना बनने वालों की 10 रुपए वाला है तो 10 डेबिट कर लेंगे, और 10 बाद 6 हो गया तो 6 यहाँ पर न्यू में चल जाएगा और 4 हमारे लिए फायदा से कहाँ चल जाएगा कैपिटल रिडक्शन में. सेकेंड है कोई मेरी लायबिलिटी, कोई हमारा लायबिलिटी है, कोई क्रेडिटर होगा, डिवेंचर्स होगा, कोई भी लायबिलिटी है, वो अपना क्लेम वेव कर रहा है. वेव पार्शियली हो सकता है, फुल्ली हो सकता है, कुछ भी. वेव मतलब क्या होता है? अच्छा यही नहीं पता है तो कैसे जवाब मिलेगा. वेव मतलब होता है माफ करना, छोड़ देना, जाने तो भाई इतना छोड़ देते हैं, उसको बोलते हैं वेव. क्या बोलते हैं? वेव. यानी वो अपने क्लेम को, मान लीजिए कि उनका 1 लाख बाकी है बोलते तो 10,000 छोड़ देते हैं. तो कितना वेव किए? 10,000. अब अगर वो अपना लायबिलिटी वेव ऑफ करते हैं तो ये कंपनी के लिए क्या है? फायदा है कि नुकसान है? फायदा है, क्योंकि वो अपना लायबिलिटी वेव कर रहे हैं. यानी उनका 10,000 पहले 1 लाख क्लेम था, अब वो बोलते हैं कि 10,000 तुमको छोड़ दिए तो अब हम फ्यूचर में कितना देंगे उनको? 90 ही देंगे. तो मेरे लिए 10,000 क्या है? बेनिफिट है. तो यहाँ जो बेनिफिट या जो लॉस हो रहा है वो कैपिटल रिडक्शन के थ्रू हो रहा है. किसके थ्रू हो रहा है? कैपिटल रिडक्शन के थ्रू हो रहा है. तो अब यहाँ पे मेरी लायबिलिटी मेरा घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट रहा है. लायबिलिटी घटेगा तो क्या करेंगे? डेबिट की क्रेडिट डेबिट करेंगे, और फायदा होता तो कहाँ जाएगा? किस अकाउंट में जाएगा? अब जस्ट बताया ना, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में. कहाँ जाएगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में. क्या एंट्री बनेगा? लायबिलिटी अकाउंट. लायबिलिटी जो होगा वो उसका नाम लिख देंगे, अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. कोई दिक्कत नहीं है. याद है डिविडेंड देते हैं शेयर होल्डर को. किसको किसको डिविडेंड देते हैं? कौन से शेयर होल्डर को? इक्विटी और. अब मान लो कि कोई मेरा शेयर होल्डर है, जो मतलब इक्विटी हो या प्रेफरेंस हो, उनका डिविडेंड एरियर है. उनका डिविडेंड क्या है? एरियर है. तो डिविडेंड एरियर कंपनी के लिए एसेट्स है कि लायबिलिटी है? डिविडेंड एरियर कंपनी के लिए एसेट्स है कि लायबिलिटी है? लायबिलिटी है, क्योंकि डिविडेंड का बकाया अभी हमको देना है, अभी नहीं दिए हैं. अब मान लो कि कंपनी अपना स्पेशल रेजोल्यूशन पास करती है, कंपनी का रिकंस्ट्रक्शन होता है. वैसे ध्यान रखिएगा, वंस डिविडेंड डिसाइडेड डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी इज द लायबिलिटी टू कंपनी मस्ट बी पेबल बाय कंपनी विदिन 30 days
ऑफ द डेट ऑफ अनाउंसमेंट, वो पे करना पड़ेगा। लेकिन कंपनी का सिचुएशन रिकंस्ट्रक्शन का आ गया है। देखिए रिकंस्ट्रक्शन क्या एक जनरल टेंडर में तो होता नहीं है ना, रिकंस्ट्रक्शन कब होता है, जब ऐसी स्थिति आ जाती है कि भैया आपको शेयर कैपिटल को कम करना पड़ेगा, फालतू का लायबिलिटी चल रहा है, लॉस चल रहा है, तो उस केस में एसआर में आप ये मेंशन कर सकते हैं कि हम डिविडेंड नहीं दे पाएंगे, मेरी लायबिलिटी है, बिकॉज डिविडेंड हम प्रॉफिट से देते हैं, मेरी प्रॉफिट ही नहीं है, हम कहां से देंगे। तो जो अनडिविडेंड होगा, डिविडेंड एरियर, इधर वो प्रेफरेंस वाले का होगा, इक्विटी वाले, जनरली प्रेफरेंस वाले का रहता है, इक्विटी वाले का तो प्रॉफिट से है, क्योंकि प्रेफरेंस वाले को फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, तो ऑटोमेटिकली कंपनी का लायबिलिटी बन चुका है। तो प्रेफरेंस डिविडेंड जिसको हम अब पे नहीं करेंगे, अब बताइए वो मिलने फायदा है नुकसान है? फायदा है, क्योंकि अब वहां भी लायबिलिटी बड़ी क्या हो रही है, खत्म हो रही है। लिखिए व्हेन प्रेफरेंस, एंट्री रख लिएगा नहीं, एंट्री को समझिएगा। प्रेफरेंस डिविडेंड एलिमिनेटेड, एलिमिनेट मतलब खत्म करना, और waived, सेम एंट्री होगा प्रेफरेंस डिविडेंड अकाउंट डेबिट। अच्छा यहाँ जो कैपिटल शेयर कैपिटल है, यह शेयर कैपिटल इक्विटी भी हो सकता है, प्रेफरेंस भी हो सकता है, याद रखिएगा। प्रेफरेंस डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, क्लियर है। चौथा, मान लो व्हेन एसेट्स एप्रिसिएटेड, एप्रिसिएशन मतलब क्या होता है, बढ़ गया। अब अगर एसेट एप्रिसिएट होगा तो ये आपके लिए फायदा है कि नुकसान है? फायदा है। एसेट बढ़ता है तो क्या डेबिट करेंगे, एसेट्स की कैपिटल एसेट बढ़ गया तो क्या डेबिट करेंगे, एसेट डेबिट करेंगे। अब फायदा तो कैपिटल से क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो क्या क्रेडिट हो जाएगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, क्लियर है ना। कि तुम देख नहीं रही हो, चलिए यहां तक हो गया। When capital reduction is utilized for writing off fictitious assets, अब बताइए ये क्या है। अभी तक जो ऊपर की एंट्री की है, जहां पर ऊपर में सारा में पैसा कहां पर रिजर्व करके रख रहे हैं, ये तो बेनिफिट क्रिएट कर लिए, बना लिया पैसा, हमने उधर शेयर कैपिटल को लायबिलिटी को घटा दिया, एसेट्स को बढ़ा दिया, फायदा क्रिएट कर लिया। अब जो हमारे फिक्टिटियस एसेट्स है, फिक्टिटियस एसेट्स हमारा इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं देते हैं फ्यूचर, मतलब समझ लो कि वो एक तरीके से घर में पड़ा हुआ कचरा है जो हटा नहीं पा रहे हैं आप, क्योंकि कचरा हटाने के लिए कोई सामान चाहिए, वही सामान हमने बना लिया यहाँ पर रिडक्शन को, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, साफ सफाई करेंगे ना। अगर आप ज्यादा फिक्टिटियस दिखाते हैं, ऐसी चीजों को दिखाते हो, बैंक के पास जाते हो, यार लोन दीजिए ना, बोले भाई पहले तो ये सब ठीक करो, ये तो एसेट्स बना कर रख लिया है। मान लो कि फिक्स जैसे 10 लाख है और फिक्स जैसे 7 लाख 5 लाख है, तो बैलेंस शीट में 15 लाख है, लेकिन तो वैल्यू 15 लाख थोड़ी है, 10 लाख में है एसेट्स का वैल्यू, और लायबिलिटी एडजस्ट करके तो और वैल्यू कम जाएगा। तो फिक्टिटियस एसेट्स जो होता है, ये क्या होता है एक तरीके से, मतलब जो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जांपल होता है, या दोज एक्सपेंडिचर व्हिच आर नॉट यूटिलाइज्ड, नॉट एडजस्टेड विद इन द वन अकाउंटिंग ईयर। जैसे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, हमने किसी ब्रांड एम्बेसडर को 5 साल के लिए एग्रीमेंट कर लिया कि आप मेरे प्रोडक्ट का एंडोर्स करेंगे, और उनको हमने पैसा एक साथ दे दिया, तो 5 साल का एग्रीमेंट है, पैसा एक साल दिया, तो एक साल में पीएल तो डालेंगे नहीं, तो
तो वो क्या है ना, एक्सपेंडिचर रेफर हो रहा है। रेफर को बोलते हैं डेफर्ड, मतलब कोई एक्सपेंडिचर को अगले साल रेफर करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका एक और नाम है मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम राइट ऑफ करेंगे तो फिक्टिशियस एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है। क्या होता है बैलेंस? अब इसको क्या करेंगे, हम खत्म करेंगे। राइट ऑफ मतलब खत्म। तो डेबिट को खत्म करने के लिए उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। अब क्रेडिट को खत्म करने के लिए डेबिट, तो इस सब को क्या करेंगे, खत्म करने के लिए क्रेडिट कर लेंगे। और इसको खत्म के लिए क्या यूटिलाइज करेंगे, क्या एंट्री बनेगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस का और क्या नाम है, डेफर्ड। वैसे आज के कॉन्सेप्ट में ये सब होता नहीं है, कंपनी उसको खत्म कर लेती है, बट मिलेगा ऐसा पहले वाला। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, इसका एंट्री करो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। देखो ध्यान से, गुडविल जो होता है ना, गुडविल को भी हम राइट ऑफ कर लेते हैं। जब बैलेंस शीट में गुडविल को राइट ऑफ करते हैं, बट गुडविल फिक्टिशियस एसेट्स नहीं कहलाता है, याद रखिएगा। गुडविल जो है इनटेंजिबल एसेट्स कहलाता है। क्या कहलाता है? इनटेंजिबल एसेट्स। तो कैपिटल डेबिट टू एसपीएल अकाउंट। ये कौन सा एसपीएल होगा, डेबिट बैलेंस वाला होगा कि क्रेडिट बैलेंस वाला होगा? ये एसपीएल कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट वाला कि क्रेडिट वाला होगा? नो, क्रेडिट वाला होगा तो क्रेडिट करोगे, डेबिट वाला होगा तो मैं क्रेडिट कर रहा है। ये लॉस वाला आइटम है फिक्टिशियस है। क्रेडिट वाला तो फायदा है तो उसको कल राइट ऑफ करिएगा, वो तो यूज कर लीजिएगा किसी को खत्म करने के लिए, ठीक है ना। एसपीएल अकाउंट टू accumulated loss account to preliminary expense account to advertisement suspense account to discount on issue of debenture account to loss on issue of issue of debenture account. These are the fixed assets which must be write off by the company. कोई दिक्कत नहीं। अब मान लीजिए when assets depreciated, हमको एसेट्स को डेप्रिसिएट करना है। बताइए लॉस है फायदा है? एसेट्स को डेप्रिसिएट करना फायदा है कि लॉस है? लॉस है, क्या एंट्री होगा? कैपिटल डेबिट हो जाएगा और एसेट्स क्रेडिट हो जाएगा। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। तो अब एंट्री तो समझ गए आपको कैसे क्या करना है। दूसरा, when unutilized बैलेंस ऑफ कैपिटल रिडक्शन, कहां ट्रांसफर करेंगे? अनयूटिलाइज्ड कैपिटल का बैलेंस मतलब क्या हुआ कि सर कैपिटल से कुछ पैसा भी बच गया, यूज नहीं कर पाया। कहां ट्रांसफर करेंगे? विल बी, अभी बताए थे, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। एंट्री होगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू
कैपिटल रिजर्व, कोई दिक्कत नहीं है। वो आपके मन में भी सवाल बनेगा, सर ये भी तो हो सकता है कि मेरे पास कैपिटल रिडक्शन 5 लाख है और राइट ऑफ करने के लिए 6 लाख रुपए चाहिए, हो सकता है? नहीं हो सकता है? एकदम हो सकता है। उस केस में हमको पैसा कहीं से और से उठा के कैपिटल डालना पड़ेगा। व्हेन कैपिटल रिडक्शन शॉर्ट मतलब उसको पैसा हम रिजर्व से ले जाएंगे, रिजर्व अकाउंट डेबिट या एसपीएल अकाउंट डेबिट, ठीक है ना बेटा? ये कौन सा बैलेंस होगा एसपीएल का? प्रॉफिट वाला, ठीक है ना? टू कैपिटल अकाउंट। एंट्री समझ गया? कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर देखो कैपिटल रिडक्शन का एक और नाम है, क्या नाम है बताइए? अब जस्ट पता है कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन। ये क्या है? जर्नल है कि लेजर है? जर्नल से लेजर में आता है। जो डेबिट क्रेडिट होगा। हाँ, जर्नल से लेजर में आता है ना? बन सकता है? बनाइए बनाइए कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। जो डेबिट है वो क्रेडिट होता है। बारिश रात में हुआ है क्या? ठंडा भी पड़ गया क्या? स्वयं ठंडा पड़ गया। दुर्गा पूजा कब से है? 15 से। वाह, मेला घूमने चलना है क्या? बोला स्वयं 15 से? अच्छा, लगता है मधमास इसलिए रिजल्ट नहीं आ रहा है क्या? ऐसा कि 9वीं को रिजल्ट दे दे। 15 को बोला है, 15 बोला है? देखिए 10 में रिजल्ट देगा, कहीं खराब ना कर दे बच्चा को। एग्जाम रिजल्ट आएगा और हम लगता है अगले मतलब नवंबर से अक्टूबर नवंबर में फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा क्या? हाँ, छठ बाद भराएगा। छठ का नवंबर में है ना या अक्टूबर में है? पहले तो रजिस्ट्रेशन होगा। अच्छा, हर साल रजिस्ट्रेशन करवाएगा। एग्जाम मतलब बोला कि आप डिग्री मिलेगा पार्ट होगा। इतना टाइम दे दिया तुम लोग को, वाह। लेकिन तुम लोग के साथ क्या फायदा हो गया कि पार्ट 2 के लिए टाइम मिल गया ठीक ठाक, अब पार्ट 3 के लिए भी अच्छा सा टाइम, और अप्रैल में हो जाएगा ना एग्जाम, तो अब पार्ट 3 के लिए तुमको 8 से 9 महीने मिल जाएगा टाइम। अगले साल ना दो एग्जाम, क्योंकि तुम्हारा तो सेशन अभी क्या है 22 से 25 है ना? 22 से 25 है, तो तुम लोगों के पास पिछले वाले की हालत खराब कर दी है। पिछले वाले का क्या हो गया? पार्ट 1 का एग्जाम लिया 1.5-2 साल में, अब उसको मैनेज करेंगे, सेट ऑफ करेंगे ना। आप लोग क्या किया? 1.5 साल में पार्ट 1 लिया है कि 2 साल में? 1.5 साल में लिया होगा। एक ही साल लिया है। एक ही साल में लिया, 1-2 महीना। तो आप लोग के साथ क्या है, ठीक कर एडजस्ट करके चल रहे हैं, सही है। क्योंकि पार्ट 3 में क्या है, 4 पेपर पढ़ना है बच्चा को, 4 न्यूमेरिकल रहता है। थ्योरी तो बच्चा पढ़ के निकल जाए, इन 4 न्यूमेरिकल से अकाउंट कॉस्टिंग है, इनकम टैक्स है एंड मैथ्स है, उसमें एक और मैनेजमेंट है। चलिए अब देखिए, ये है लेजर का फॉर्मेट। अब देखो पहला एंट्री में बताओ, पहला एंट्री करेंगे तो कहां जाएंगे, किस साइड जाएंगे? कैपिटलाइजेशन से। कैपिटलाइजेशन में पहला क्या है? क्रेडिट है डेबिट है? देखो यहाँ कैपिटलाइजेशन क्रेडिट है, जहां पर 2 लिखा हुआ है कैपिटलाइजेशन क्या है बेटा? क्रेडिट है। तो जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उसके क्रेडिट से जाओ, और अगर यही डेबिट हो रहा है तो डेबिट से जाओ। तो पहले एंट्री के अनुसार जहां पर एंट्री है ओल्ड शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, न्यू शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटलाइजेशन, तो ये कैपिटलाइजेशन जो है वो क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है। ये क्या हुआ बेटा? क्रेडिट हुआ है। कोई दिक्कत नहीं ना है?
ये सब क्रेडिट हुआ है। तो जब क्रेडिट हुआ है तो 22 साइड जाएंगे, किस साइड जाएंगे? 22 साइड जाएंगे। तो 22 साइड जाएंगे तो क्या लिखेंगे? यानी शेयर कैपिटल घट जाएगा तो फायदा है, या एक तरीके से ध्यान रखिएगा, क्रेडिट में कब जाएंगे? फायदा होगा। डेबिट में कब जाएंगे? अब तक क्लियर हो गया एकदम। तो शेयर कैपिटल घटेगा तो फायदा हो गया। तो बाय ओल्ड शेयर कैपिटल, जितना कैपिटल रेशो में पैसा जाएगा वही। एसेट्स बढ़ गया तो भी फायदा है, लायबिलिटी घट गया तो फायदा है बाय लायबिलिटी अकाउंट। एसेट्स बढ़ गया तो फायदा है बेटा, बोलो हाँ या ना? डिविडेंड का एरियर खत्म कर दिया वो भी फायदा है। अगर रिजर्व से पैसा कैपिटल में डाल रहे ये भी फायदा है। अब मान लो कि हम फिक्टिशियस एसेट्स को राइट ऑफ कर रहे हैं, ये नुकसान हो गया, मतलब खत्म कर डेबिट कर लिए, तो क्या लिखेंगे? टू एसपीएल अकाउंट, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट। अच्छा, एक गुडविल वाला एंट्री नहीं करवाए ना? गुडविल अकाउंट भी हो सके हो जाएगा वो एंट्री की। गुडविल को खत्म करना है तो क्या एंट्री होगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ठीक है ना? छूट गया। कोई भी एसेट घटेगा तो टू एसेट्स अकाउंट, है ना? और भी कोई भी जैसे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट हो जाएगा। कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मान लीजिए, ये भी हो सकता है। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पता चल गया लायबिलिटी, रिकॉर्ड करेंगे, नुकसान एक फायदा है, नुकसान है। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को रिकॉर्ड करेंगे तो नुकसान है। ये सब करने के बाद बैलेंस कहां जाएगा? कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कोई दिक्कत नहीं है? किताब नहीं ना लाए हैं आपको? लाए तो निकालिए। बुक में है। क्वेश्चन नंबर सॉरी इलस्ट्रेशन 5 पेज नंबर 153, पेज नंबर 153। कैसा इंसान है अगर पता करना तो उसका फोन देख लो क्या। चलिए क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 5 है, कैपिटल डिडक्शन पे है। बहुत ही आसान सा सवाल है, आप जवाब ओरली दे दीजिएगा। द शेयर कैपिटल ऑफ ई कंपनी लिमिटेड बाय शेयर consisted 20,000 equity share of 100 each। तो 20,000 to 100 कितना हो गया? 20 लाख। यानी ओल्ड शेयर कैपिटल कंपनी का 20 लाख रुपए है। फुल्ली पेड अप, पूरा पैसा आ गया है। कंपनी हैड ह्यूज एक्यूमुलेटेड लॉसेस। ओह माय गॉड, क्या करना पड़ेगा? 7 लाख का लॉस चल रहा है, खत्म करिएगा ना, तो प्रॉब्लम है। एंड गुडविल स्टैंड्स 3 लाख, अब इसको भी राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो 7 लाख उधर राइट ऑफ करिए, 3 लाख गुडविल का राइट ऑफ करिए, टोटल राइट ऑफ कितना करना पड़ेगा? 10 लाख। अब कैपिटल का रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ जाएगा, कंपनी की पोजीशन ऐसी है ना, तो कंपनी को लिक्विडेट करना पड़ जाएगा। इट इज रिजॉल्व मतलब वही हुआ, स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर दिया गया। क्या पास किया गया? स्पेशल रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन भी होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन होता है, स्पेशल रिजोल्यूशन होता है। रिकंस्ट्रक्शन के लिए हम स्पेशल रिजोल्यूशन पास करते हैं। पूछेगा इंटरव्यू में कहीं कंपनी में जाएगा तो कि जब कंपनी का रिकंस्ट्रक्शन डीमर्जर होता है तो कौन सा रिजोल्यूशन पास होता है? तो बोलिए सर एसआर होता है। क्या बोलेगा? एसआर। एसआर मतलब
स्पेशल रिजोल्यूशन। तो इट इज रिजॉल्व टू रिकंस्ट्रक्ट द कंपनी। सवाल एग्जाम में आएगा तो नहीं लिख देगा बेटा, सवाल जो है ना रिकंस्ट्रक्शन से है, ठीक है यार। सवाल को पढ़ के समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन किस चैप्टर से आया होगा। तो कंपनी को रिकंस्ट्रक्ट करना है एज पर द अप्रूवल ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट। हमने कोर्ट में मतलब किया कि भैया पोजीशन ऐसी है, कंपनी को लिक्विडेट भी करना पड़ता तो कोर्ट को बताना पड़ेगा। किस कोर्ट को बताया होगा? जनरली हाई कोर्ट में जाएगा वो, ठीक है ना, या हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। द एग्जिस्टिंग ये इक्विटी शेयर आर रिड्यूस टू 50। रिड्यूस टू 50 मतलब घटाकर कितना करेंगे? पहले से कितना है तो 100 वाला 50 करेंगे तो कितना घटेगा? 50 से घट जाएगा तो 50 गुणे 20,000 कितना हो गया? 10 लाख कहां जाएगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में जाएगा। और 10 लाख को यूज कहां कर लेंगे? 7 लाख और एंड लॉस एंड गुडविल आर कितना एंट्री होगा टोटल? 2 एंट्री। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री टू गिव इफेक्ट टू द एबव स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। है ना आसान सवाल। तो पहला एंट्री क्या करेंगे? ओल्ड वाला एंट्री करेंगे। ओल्ड शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहां कितना अमाउंट से करेंगे? 20 लाख से करेंगे टू न्यू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां कितना से करेंगे? 20 से गुणे कितना हो जाएगा? 2 नरेशन लिखना आता है? क्या लिखेंगे? बिंग नरेशन सीख लीजिएगा। एग्जिस्टिंग शेयर reduced to ₹50। बस और बढ़ाना है एंड का बेनिफिट ट्रांसफर टू कैपिटलाइजेशन इकोनॉमी कर सकते हैं। दूसरा क्या एंट्री होगा? कैपिटलाइजेशन अकाउंट। ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं है कि बेनिफिट बच ही जाएगा तो कैपिटल में जाएगा। वो सिचुएशन आएगा कि अगर कैपिटल में बच गया तो यहाँ कितना सम होगा? 10 लाख। टू एक्यूमुलेटेड लॉस है ना, $7 लाख टू गुडविल अकाउंट में कितना? 3 लाख। कोई किसी को डाउट है बताइए? तो कोई डाउट नहीं है? क्लियर है? वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन था। चलिए तो आज का क्लास इतना ही। तो होमवर्क लिख लीजिए। ये सॉल्यूशन था इलस्ट्रेशन 5 का, है ना? इलस्ट्रेशन 5 होमवर्क लिखिए। इलस्ट्रेशन 6, 7, 8, 9 बनाइएगा। बनेगा नहीं बनेगा तो हम है ना। और क्वेश्चन लिखिए एक से लेकर 5 तक बनाइए, उसके आगे बना सकते हैं। अरे 4 कॉन्सेप्ट है तो चल रहा है।